एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जो अपने बालों में सर फंसाए हुए बैठा था एकदम से बेड से उछला, दरवाजे की समत बढ़ा। न जाने अब क्या बला आ गई थी, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आफत मेरे सामने मेरी मुंतजिर थी। वो जो मेरी बीवी थी और जिसे मैंने शादी से पहले एक नजर भी नहीं देखा था। अगर देखा होता तो मोहसिन के सारे एहसानात किसी और सूरत में अदा करके यहां से भाग जाता, मगर उस लड़की से कभी शादी ना करता। और उसका हुलिया देख के तो मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसने मेरे सीने पर एक हाथ मारा और पीछे की तरफ धकेला। खुद भी कमरे के अंदर दाखिल हो गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान था। वो छोटी सी लड़की मेरे जैसे मजबूत मर्द के आसाब पर हथौड़े बरसा रही थी। कहने लगी, ये नाइट ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा है। मेरी सहेलियों ने कहा था इसे पहनकर अपने शौहर के पास जाना और उसे यूं करके बाहों में भर लेना। ये कहते साथ ही उसने मुझे कस के पकड़ा और अपने साथ लगाने लगी। मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख पाया और फर्श पर ढेर हो गया और वो मेरे ऐन ऊपर गिरी। उसकी गर्म सांस से मेरे अंदर उथल पथल मचाने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर जा बजा मेकअप के मुंदमिल निशानात थे। शायद उसने चेहरा रगड़ कर धोया था, इसलिए सुर्ख पड़ गया था। मेरा हाथ बे-इख्तियार उसकी कमर पे जा लगा, जो कि उड़ियां थी। मैंने एक झटके से उसे पीछे धकेला। वो फर्श पर लुढ़कती चली गई। उसका सर दीवार में जाकर लगा। उसके उलझे हुए बाल मजीद उलझ गए और मेरी जिंदगी को भी उलझा गया। मैं एकदम से उठ के बैठ गया। क्या आइटम बॉम्ब थी वो, ना जाने मेरा क्या हशर कर गए। वो गुस्से से फुंकारती हुई मेरे करीब आई। कहने लगी, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने मुझे धक्का दिया। शायद तुम्हें मोहब्बत की जुबान समझ में नहीं आती। तुम मेरे शौहर हो, क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती? और मैं एकदम हवन्नकों की तरह उसे देखने लगा। अभी तक उसे याद था कि मैं उसका शौहर हूँ, वरना तो वो हर दूसरे सेकंड में बात भूल जाती थी। मैं एकदम से उठा और कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम जानती हो कि शौहर क्या होता है। मैं एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता गया और वो एकदम से सहम कर पीछे हटती गई। कहने लगी, क्या होता है? मैंने कहा, तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें बताया नहीं कि शौहर के नजदीक जाने से क्या होता है? कहने लगी, नहीं, उन्होंने बस ये बताया था कि उसे पकड़ लेना, उसके बाद वो सारा काम खुद करेगा। मुझे तजस्सुस था कि आखिर तुम मेरे से अब क्या करोगे। मैं वाकई नहीं जानती। और मैं तो उसकी मासूमियत पर हैरान हो गया था कि वो अपनी सहेलियों के मशवरे पर ये सूट पहनकर मेरे करीब आई और मुझे पकड़ा, और उसे आगे का कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला था। मैंने कहा, तुमने सहेलियों से तो सब कुछ मालूम कर लिया, मैं तुम्हें बताऊं कि हकीकतन शौहर क्या होता है और वो क्या करता है। यकीनन उन्होंने तुम्हें सुहागरात के बारे में बताया होगा। मैंने उसके कान में हल्की सी सरगोशी की तो वो एकदम से दीवार के साथ जा लगी। कहने लगी, वो क्या होती है? मैंने कहा, वेडिंग नाइट के बारे में सुना है? ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम बता दो क्या होती है। वो चेहरे पर बला की मासूमियत तारी किए हुए मुझसे पूछ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस छोटी सी लड़की पे गुस्सा करूं या उस पे हंसूं, जिसने मेरी जिंदगी को एक मजाक बना के रख दिया था। मगर इसमें उस लड़की का क्या कसूर था? कसूरवार वो मोहसिन का बच्चा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे दुबई भी जाना पड़ा तो वहां जाकर उसका गला जरूर दबाऊंगा। मेरा सारा गुस्सा मोहसिन की तरफ मुंतकिल हो चुका था। मैंने उस जंगलात से आई मखलूक को अपने कमरे से बाहर धकेला। कहा कि जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, मेरा सर मत खाओ, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगी, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हम एक दूसरे के साथ रात नहीं गुजारेंगे? शादी के बाद मुझे तुम्हारे कमरे में रहना था, मुझे मोहसिन भाई ने बताया था। वो मेरे करीब आई, मेरे कान में हल्की सी सरगोशी की। कहने लगी, मोहसिन भाई ने कहा था बाजिल के साथ चिपक कर रहना, उसे किसी दूसरी लड़की के साथ जाने मत देना। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुनकर। मतलब वो पूरी प्लानिंग के तहत अपनी पागल और कमसिन बहन को मेरे हवाले करके मुझे बुरी तरह से फंसा के खुद दुबई भाग गया था। इससे पहले कि मैं उसे कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर देता, उसने मुझे फिर से धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस गई। कहने लगी, मैं यही सोऊंगी, मुझे अकेले में डर लगता है। और मैं उससे खौफजदा था जो किसी खूनी बला से कम नहीं थी। उसने मुझे सोचने की भी मोहलत नहीं दी और बेड पे धड़ाम से गिरी, लिहाफताना सो गई। मैं ना चाहते हुए भी सोफे पर सोने पर मजबूर हो गया। वो गहरी नींद में डूब चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने घर वालों के बारे में सोच रहा था। मुझे अगले हफ्ते अपने घर गांव वापस जाना था। अम्मा बार बार फोन करके ताकीद कर रही थी कि इस बार तेरी बात पक्की करनी है, इसलिए शहर से अच्छी सी मंगनी की अंगूठी भी बना के लेके आना, क्या पता लगे हाथों मंगनी भी हो जाए। अब मैं अम्मा को क्या बताऊंगा कि मैंने अंगूठी के साथ साथ अंगूठी वाली भी ढूंढ ली है, बल्कि वो मेरे गले पड़ चुकी है और मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ।
अम्मा का जलाल भरा चेहरा सोचकर मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे थे। अब्बा हयात नहीं थे, अम्मा ने ही हमारी परवरिश की थी, और वो काफी हलाकू खान किस्म की खातून थी। अपनी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलने देती थी। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादियां भी अम्मी की पसंद से हुई थी, और मैं उनका इकलौता भाई था, इसलिए मेरे साथ उनके बहुत सारे अरमान और ख्वाहिशें बंधी हुई थी, और उन ख्वाहिशों का जनाजा बहुत जल्द निकलने वाला था। जब मैं अपनी बीवी को गोद में उठाकर अम्मा के पास जाऊंगा तो न जाने शायद वो मुझे उठाकर घर से बाहर न फेंक दे। ये सोचते सोचते कब मैं नींद की वादियों में खो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अगले रोज मेरी आंख थोड़ी देर से खुली। मैं हड़बड़ा के उठा क्योंकि मुझे ऑफिस से लेट हो रहा था। मैंने देखा तो वो अप्सरा अभी तक बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी खर्राटे भर रही थी। उसकी लंबी पलकें मुड़ी हुई थी, जिनमें हल्का हल्का सा इर्ताश पैदा हो रहा था। आधे बाल चेहरे पर पड़े थे, आधे बेड से नीचे लटक रहे थे, मगर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्दी से वॉशरूम में घुसा और फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बेड पर बैठी अंगड़ाइयां ले रही थी। मतलब इतनी गहरी नींद से इतनी जल्दी कैसे जाग गई? हालांकि मैंने तो कोई शोर शराबा भी नहीं किया था। मुझे एक अदा से देखा। कहने लगी, सुबह सुबह नहा कर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, फिक्रे रोजगार कहाँ सोने देती है। तुम्हारी तरह मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मुझे तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। तुम आराम से लेटी रहो, मैं खुद ही नाश्ता कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर उसकी अगली बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर लगी तलवों पर बुझी। कहने लगी, अच्छा जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दीजिएगा, मुझे भी स्कूल जाना है, बल्कि आपने मुझे छोड़ना है। और मैं तो उसकी बात सुन के सख्ते में आ गया। क्या वो स्कूल भी जाती थी? क्या पागल लड़कियों के स्कूल अलग से होते हैं? इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता, वो एकदम से उठी और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई, और मैं अजीब तरह की झंझलाहट में मुब्तला हो गया। मुझे पहले ही ऑफिस से देर हो रही थी, अब इस मुसीबत को भी नाश्ता देना पड़ेगा और स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो हरगिज ऐसा नहीं करूंगा, मेरी बला से भाड़ में जाए या घर में बैठी रहे। और इसे पढ़ लिख कर करना भी क्या था? पल्ले तो उसके कुछ पढ़ना नहीं। मैं बड़बड़ाता हुआ किचन में गया, अपने लिए ब्रेड और जैम निकाला, चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया। अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहला लुकमा लेने ही लगा था कि वो किसी चील कौवे की तरह वारिद हुई और मेरे हाथ से झपट के अपने मुंह में डाल दिया। चाय का कप उठाया और मजे से कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी, इतना बेसुरा नाश्ता मैं कभी नहीं करती। मैं नाश्ते में पराठा खाती हूँ, साथ में ऑमलेट बना होता है तो मजा आ जाता है। भाई तो मुझे ऐसे ही नाश्ता बना के देते थे। मैं उसका मुंह देखता रह गया। मैंने कहा, उसी भाई के पास वापस छोड़ दूंगा तुम्हें। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी बला को पालने का। मैं गुस्से से उठा, अपने लिए मजीद चाय डालने लगा। कहने लगी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझे हाइट फोबिया है। मैं तो उड़ते हुए जहाज को देख लूं तो कांपने लगती हूँ, खुद जहाज में कैसे बैठ सकती हूँ? हालांकि भाई ने मुझे कहा था कि मेरे साथ चलो, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, फिर अपने भाई को वापस बुला लो, वही तुम्हें संभाले। कहने लगी, फिर तुम्हें भाई ने किस लिए हायर किया मेरे लिए? और मैं एकदम से फिर हैरत का झटका खा के रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, भाई तो ऐसे ही कह रहे थे कि तुम्हारे लिए एक गार्जियन छोड़कर जा रहा हूँ, वो हर दम तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं एकदम शौहर से गार्डियन बन चुका था। इससे पहले कि मैं गार्डियन से नौकर बनता या ड्राइवर बनता, मैं जल्दी से अपना सामान उठाने लगा और ऑफिस के लिए निकलने लगा कि वो मेरे पीछे भागती हुई आई। कहने लगी, मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा? मैंने कहा, पहले कैसे जाती थी? कहने लगी, वैन पे जाती थी। मैंने कहा, फिर उसी वैन पर जाना ना। कहने लगी, नहीं, मुझे भाई ने कहा था कि शायद तुम्हारा ऑफिस और मेरा स्कूल एक ही जगह पे है, तुम मुझे छोड़ दिया करोगे और वैन वाले को मना कर दिया है। मैं तो उसकी जहानत पर अश अश कर उठा। इससे पहले कि मैं अश्कबार होता, मैंने कहा कि उस वैन वाले को फोन करो, कहो कि मुझे कल से पिक एंड ड्रॉप करके जाया करे, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा स्कूल मेरे ऑफिस के पास होता है? तुम्हारा भाई हर बात में झूठ बोल कर गया है तुमसे, बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। और वो एकदम से गुस्से हो गई। कहने लगी, मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना, जान ले लूंगी तुम्हारी। मेरे पास मजीद लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं बाहर की तरफ भागा। कहने लगी, अच्छा आज तो छोड़ दो, कल से वैन पे चली जाऊंगी। मैंने कहा, छुट्टी कर लो, तुमने कौन सा कोई पीएचडी का थीसिस जमा करवाना है जो आज जाना जरूरी है तुम्हारा? कहने लगी, मैं अकेली घर में डर जाऊंगी, इसलिए जा रही हूँ। वहां सहेलियां होंगी, मेरा दिल लगा रहेगा, उनको बताना भी तो है कि फर्स्ट नाइट को क्या होता है और क्या हुआ था। फिर वो एक अदा से इठलाने लगी और मैं अपना सर पकड़ के रह गया। उसे समझाना फुजूल था। ना चाहते हुए भी मुझे उसे अपने पीछे बाइक पे बिठाना पड़ा। अब पहले मुझे उसे स्कूल छोड़ने जाना था, बाद में अपने ऑफिस जाना था।
आज तो मेरी अच्छी खासी दुर्गत बनने वाली थी बॉस से। मेरा ऑफिस और उसका स्कूल तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर था। उसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं जल्दी से अपने ऑफिस चला गया। बॉस से माजरत की कि जरूरी काम था इसलिए लेट हो गया। मैं चूंकि हमेशा वक्त की पाबंदी करता था और वक्त से पहले ऑफिस चला जाता था, इसलिए बहुत ज्यादा इशू नहीं बना और मैंने शुक्र का सांस लिया। उस लड़की की मेरी जिंदगी में दाखिल होते ही मेरी जिंदगी किसी आंधी तूफान जैसी बन गई, जो पहले ठहरी हुई हवा जैसी हुआ करती थी। मुझे अब उसे स्कूल में ड्रॉप करना पड़ता था, उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। मैं उसका ड्राइवर था, उसका शेफ था और उसका गार्डियन भी था। और ज्यादा टेंशन वाली बात तो ये थी कि कल मुझे गांव जाना था और उसे साथ लेकर जाना था, क्योंकि वो यहाँ रहने पर बिल्कुल भी आमादा नहीं थी। मुझे गांव का माहौल बड़ा पसंद है, ठंडी खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। मुझे साथ ले चलो। और उसे साथ लेकर जाना मेरी अपनी जान लेने के बराबर था। मगर अब आग में कूद ही गया था तो जलना तो था ही, इसलिए अगले दिन उसे बाइक पर बिठाकर गांव चला गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अम्मा ने दरवाजा खोला। मैं उनसे गले मिला। कहने लगी, अरे बाजी बेटा, इस बार तो तूने बड़ी देर कर दी। मैं तो तेरी राह तकते तकते थकने लगी थी। अब इन बूढ़ी हड्डियों में कहाँ जान है, इसलिए इस बार तेरे सर पे सहरा बांध कर ही भेजूंगी। बहू आ जाएगी तो कुछ हाथ बटा दिया करेगी। अम्मा हमेशा की तरह शुरू हो चुकी थी और नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। मैं जो अपनी नन्ही सी दुल्हन को अपने बगल में छुपाए खड़ा था, सोच रहा था कि अम्मा से किन अल्फाज में उसका तारुफ करवाऊं कि अम्मा को सदमा कम से कम लगे। इतने में वो खुद ही मुझे पीछे धकेल कर आगे आ गई। कहने लगी, उफ कितनी गर्मी है यहाँ, हटो पीछे। उसने तो अम्मा को हैरान भी नहीं होने दिया और अम्मा को भी परे हटाकर किसी खुले सांड की तरह अंदर को भागी। अम्मा उसके पीछे भागने लगी। अरे ओ कमबख्त, कौन है तू, किधर से आई है? आवारा लड़की, कहाँ मुंह उठा के भाग रही है? और मैं अम्मा के पीछे भागा ताकि हाथापाई तक नौबत ना आए। अम्मा उसके पीछे कमरे में घुस चुकी थी। मैं अम्मा को पीछे से पुकारने लगा। कहने लगी, तू जरा रुक, मैं इसे सीधा करूं। एक तो इन मोहल्ले के बच्चों ने सारा दिन नाक में दम किए रखा हुआ है, किसी भी घर में दंदनाते हुए घुस जाते हैं। और मैं वहीं सर पकड़ के बैठ गया। अम्मा उसे कोई मोहल्ले की आवारा लड़की समझी थी और अब उस आवारा लड़की की खैर नहीं थी। अम्मा थोड़ी देर बाद उसे चुटिया से पकड़कर बाहर ले आई और वो सी सी कर रही थी। मैंने जल्दी से उसको अम्मा से छुड़वाया और दरमियान में आ गया। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करने लगा, क्योंकि अम्मा की तोपें अब घटाटोप मुझ पे बरसने वाली थी। वो एकदम सहम कर मुझसे चिमट गई और अम्मा को हिरासा नजरों से देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा वो ये कोई मोहल्ले की आवारा लड़की नहीं है, ये मेरी। अगले लफ्ज मेरे गले में ही फंस के रह गया। अम्मा ने कहा, अरे तू कौन है, कहाँ से आई है? इस मोहल्ले की तो नहीं लगती, कहाँ से उठा के लाए हो उसे? अच्छा अब समझी, तुम इसे अपनी माँ की खिदमत के लिए तो नहीं लाए क्या? ये क्या इंग्लिश में कहते हैं केयर टेकर, यही बोलते हैं ना? अम्मा फिर से शुरू हो गई और उनकी बोलती बंद करना बहुत जरूरी था। मैंने कहा, अम्मा ना तो ये कोई नर्स है ना केयर टेकर है, ये आपकी बहू है। आपने तो कहा था ना कि जल्दी मेरे सर पे सहरा से जाना चाहती है। बस फिर अब आपको परेशानी की जरूरत नहीं है और सहरों के झंझट से भी आपको आजाद कर दिया, इसलिए मैंने खुद ही इससे। और अम्मा एकदम अपना सीना पीटने लगी। कहा, रे कमबख्त, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? तू कल की बच्ची गोद में उठा लाया, कह रहा इसके साथ तेरी शादी हो गई, पागल हो गया, दिमाग हिल गया तेरा। मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैंने होशो हवास में इसके साथ निकाह पड़ा है, ये मेरी बीवी है। और अम्मा एकदम जमीन पे ढेर हो गई, जोर जोर से अपना सीना पीटने लगी जैसे कोई मर गया हो। कहने लगी, निकाल इसे घर से, अभी के अभी इसे तलाक दे, वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं भी अम्मा के पास बैठ गया कि अम्मा अब जो होना था हो गया, इसे नहीं छोड़ सकता मैं, ये लावारिस है, बेचारी कहाँ जाएगी। मैंने अम्मा के दिल में खौफ खुदा पैदा करने की कोशिश की, मगर वहां तो सिर्फ और सिर्फ जलाल था और मैं उसके जेरे उताब आ चुका था। मैं जानता था कि अब मेरा सर होगा और अम्मा के जूते होंगे। आधी जिंदगी मैं बेगम के जूते खाऊंगा और बाकी की आधी जिंदगी अम्मा के जूते खाते गुजरेगी। मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, रोशनी की कोई किरण नहीं थी। कोई भी मेरे जज्बात को समझने से कासिर था। मैरीन वैसे ही बहुत छोटी थी, उसे भला क्या समझा था, उसमें बचपना कूट कूट कर भरा था और अम्मा बड़ी उम्र में भी बच्चों से कम नहीं थी। मैं अब सारे गांव में जलीलो ख्वार हो रहा था।
बार बार महरीन अम्मा की शिकायतें मेरे सामने लेकर आती। कभी कहती तुम्हारी अम्मा ने मुझे यहाँ मारा, कहती है काम क्यों नहीं करती ढंग से। भला मुझे कहाँ काम करने आते हैं, मेरे काम तो हमेशा भाई करते थे। और भाई मुझसे कह के गए थे कि अब तुम्हारे सारे काम बाजी करेगा। अगर तुमने तो मुझे अपनी जलाल माँ के हवाले कर दिया। वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगती और मेरा दिल एक लम्हे के लिए जैसे कोई मुट्ठी में कैद कर देता। उस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं था, बस इतना कसूर था कि उसमें बचपना था और थोड़ा थोड़ा पागलपन भी था। और अम्मा कहती थी कि ये तो बिल्कुल वो है, तूने क्या सोचकर इससे शादी की। और मैं अम्मा को 1000 बार बता चुका था कि मैंने मजबूरी में शादी की है। वो कहती कि फिर तू इसे तलाक दे के चलता कर। और मैं कहता कि अब मैं ये शादी उम्र भर निभाऊंगा, मैं बीच में छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। वैसे भी मेरे उस दोस्त के बहुत से एहसान है मुझ पर, उसी ने मुझे ये जॉब लगवा कर दी थी जिससे घर का खर्चा चलता है, वरना हम फाकों में होते। मैंने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझ पा रही थी, इसलिए मैंने उनको धमकी दी कि मैं महरीन को लेकर हमेशा के लिए शहर चला जाऊंगा, वहीं पर बस जाऊंगा और आप बस मेरी राह तकती रहना। महरीन भी जिद कर रही थी कि मुझे शहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ मच्छर काटते हैं, यहाँ एसी भी नहीं है, सारी रात मुझे गर्मी लगती है। उसके छोटे छोटे मसले थे और अम्मा के बड़े बड़े मसले, और मैं छोटे बड़े मसलों में फंस के रह गया था। वैसे भी मुझे जॉब तो शहर में ही करनी थी, इसलिए मैंने महरीन के साथ शहर जाने का ही फैसला कर लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं उसे शहर लेकर जा रहा हूँ जहाँ अम्मा के अजाब से उसकी जान छूटेगी, क्योंकि उसे अम्मा जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मेरी बहनें भी उसके साथ नारवा सलूक करती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इंसानियत से इतना गिरा हुआ इंसान नहीं था, इसलिए उसे लेकर मैं शहर आ गया और उसने सुकून का सांस लिया। महरीन की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी, उसके सालाना एग्जाम्स अब स्टार्ट होने वाले थे। अब वो बात बात पर मुझसे जिरा नहीं करती थी, बल्कि अपने अक्सर काम खुद ही कर लेती थी, चाहे वो उल्टे पुल्टे होते। मैं मोहसिन से इस हद तक बददिल था कि मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। महरीन जिद करती थी कि मुझे भाई से बात करनी है, भाई से बात करनी है। मैंने कहा कि अगर उसे तुम्हारी याद आएगी तो वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगा और देख जाएगा कि तुम जिंदा हो या मेरे हाथों मर चुकी हो। और वो एकदम से सहम जाती, कहती तुम तो बहुत जालिम हो, शौहर तो ऐसे नहीं होते हैं, वो तो अपनी बीवियों से बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कल बाइक पे एक मियाँ बीवी को देखा था, उस लड़की ने अपने शौहर को पीछे से कस के पकड़ा हुआ था और वो मुस्कुराए जा रहा था। मगर तुम बहुत ज्यादा जालिम हो, अगर मैं तुम्हें जरा सा भी पकड़ लूं तो मुझे झटक देते हो, अगर मैं किसी दिन गिर गई तो। और मैं एकदम से चुप हो जाता था। मैं भी अपने रवैये का क्या करता, मैं ऐसा इंसान नहीं था, मैं तो बहुत ही कंपोज्ड और कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का बंदा था। न जाने महरीन के मेरी जिंदगी में आने के बाद से मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत में चिड़चिड़ापन आ गया था। हालांकि वो बहुत मासूम सी थी, छोटी छोटी फरमाइशें करती थी। कभी कहती थी आइसक्रीम खानी है, कभी कहती थी कि इधर बाइक रोको, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और मैं ये नहीं सोच रहा था कि अपनी उम्र के हिसाब से वो ऐसी हरकतें करेगी और मैं उसे पागलपन समझता था। मगर अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि वो एक बेजरर सी लड़की है, बस उसकी बात इग्नोर करें तो वावेला मचाती है, चीजें उठा के फेंक देती है, मगर फिर खुद ही उन्हें समेट भी लेती है, मुझसे सॉरी भी कर लेती है। रोजाना मैं ही उसे ब्रेकफास्ट करवाता था और अब उसके स्कूल खत्म हो गए थे, अब उसे कॉलेज पढ़ने का भूत सवार था और मैंने उसे मना भी नहीं किया। आखिर उसे पढ़ना ही तो था, तो और क्या करना था। हमें एक दूसरे की आदत होने लगी थी और एक दूसरे के मिजाज को समझने लगे थे कि अचानक एक दिन मोहसिन बिन बुलाए मेहमान की तरह से आ धमका। मैं तो उसे देखकर अंदर तक जल गया। हालांकि अभी तक मुझे उससे कोई ज्यादा शिकवा नहीं रहा था, मगर जो शुरू में उसने मुझे ख्वार किया था और जो धोखा दिया था, वो इतनी जल्दी कैसे माफ कर देता। महरीन अपने भाई के साथ लिपट कर देर तक रोती रही और मोहसिन उसे छोटे बच्चों की तरह पुचकारता रहा। फिर मेरी जाने बढ़ा, जबरदस्ती मुझे गले लगा लिया, कहने लगा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर मैं तुम्हें उस वक्त बता देता तो तुम मेरी बहन को कभी भी ना अपनाते और मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। मैं खुद गर्ज हो गया था। मगर महरीन ऐसी लड़की है कि शुरू शुरू में बुरी लगती है, मगर जब आप इसके साथ रहना शुरू हो जाते हैं तो आपको अच्छी लगने लगती है। और मोहसिन का तबसरा वाकई दुरुस्त था महरीन के बारे में। मुझे ये तो नहीं पता था कि महरीन मुझे अच्छी लगने लगी है या नहीं, मगर अब वो मुझे बुरी नहीं लगती थी। मोहसिन कहने लगा कि जब महरीन 18 साल की हो जाएगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, तब इसका फोबिया भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी भी मुश्किल आसान हो जाएगी, मगर अभी इसे अपने पास ही रख लो। मैं उसकी बात सुन के परेशान हो गया। एकदम से मेरे मुंह से निकला कि नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी और अब वो मेरे साथ खुश है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर मोहसिन ने मुझे सीने से लगा लिया। वो वाकई मेरा बहुत मशकूर था।
اور شاید میں بھی अब अंदर से इस रिश्ते की हकीकत तस्लीम कर चुका था, मगर महरीन अभी छोटी थी, उसे मैं अभी फोर्स नहीं कर सकता था कि वो इस रिश्ते को तस्लीम करे। मोहसिन चला गया और महरीन मेरे साथ ही रहने लगी। अब मैं पहले से बढ़कर उसका ख्याल रखता था, हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करता था, मगर उसने अपनी ऊट पटांग सी सहेलियां कॉलेज में भी बना ली थी। जब उन्हें इल्म हुआ कि महरीन शादीशुदा है और इतना हैंडसम शौहर है उसका, तो वो उसे छेड़ने लगी, न जाने क्या ऑल फॉल बकती। और वो घर आकर मासूमियत से मुझसे सवाल करती, कभी कहती कि आप मेरे साथ बेड पे क्यों नहीं सोते, हम एक लिहाफ में क्यों नहीं सोते। अब मैं उसे इस बात का क्या जवाब देता। मैं बस उसे डांट लेता था, कहता था कि ऐसी दोस्तों से परहेज करो जो तुम्हारे दिमाग में ये खराफात भर रही हैं। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है इन चीजों के बारे में सोचने की, इसलिए अपनी स्टडीज पर फोकस करो। कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आपके साथ सोना है और आपके साथ वो करना है जो एक शौहर और बीवी करता है। कितने धड़ल्ले से इतनी बेशरम बात कर रही थी। मेरा तो खून खौल उठा। मैंने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम मेरे कमरे में भी नहीं सोगी। मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती और तुम इतनी बड़ी नहीं हो जाती, इस बारे में नहीं सोचो। मैंने सारी उम्र तुम्हारे साथ ही रहना है, कहीं भागा तो नहीं जा रहा मैं, इतनी जल्दी किस बात की लगी है तुम्हें। तो वो एकदम से सुर्ख पड़ गई, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, कमरे से भाग गई और मैं एकदम से सोफे पर गिर गया। आखिर मैंने इस कदर तलखी क्यों दिखाई उसे। मैं जानता था कि इस उम्र में जज्बात मुंह जोर होते हैं और लड़कियां एक दूसरे से बहुत कुछ डिस्कस करती हैं। मैं भी कोई पत्थर दिल मर्द नहीं था, मेरे भी जज्बात मचलते थे, मगर मुझे महरीन का ख्याल था, वो इस तरह की बातें करेगी तो मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने उस पर इस कदर गुस्सा किया था और वो मुझसे रूठ के चली गई। वो नाश्ता बनाकर चली जाती और दूसरे कमरे में रहने लगी, लेकिन अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। एक कमरे में होती थी तो उसे देखता रहता था, अब तड़पने लगा था। एक रात बारिश बहुत जोर की हो रही थी, बादल इतनी जोर से गरज रहा था कि मैं जानता था कि महरीन अभी मेरे कमरे में भागी चली आएगी, मुझसे लिपट जाएगी, कहेगी, बाजिल मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मुझे अपने पास सुला लो। मैं उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो नहीं आई तो मुझे हैरत हुई। मैं खुद उसके कमरे में चला गया, उसका दरवाजा बजाया तो वो खुला था। वो बेड के एक कोने में सिमटी लिहाफ ऊपर किए गठड़ी सी बनी हुई थी, थर थर कांप रही थी। मैंने आहिस्ता से लिहाफ उसके सर से उतारा तो ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। मैंने माथे को छुआ तो बुखार में तप रही थी। मुझे बहुत ज्यादा तशवीश हुई। मैंने कहा, महरीन तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें इतना तेज बुखार है। कहने लगी, कैसे बताती, आप तो मुझसे नफरत करते हैं, मैं आपके करीब नहीं जा सकती वरना आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। और मैं एकदम उसे देखता रहा। वो किस कदर मासूम और प्यारी लड़की थी, भला किसी को उस पे कैसे गुस्सा आ सकता है, उस पे तो बस प्यार आ सकता है। मैंने उसे खुद से लगा लिया, उसके बालों में मैं अपनी उंगलियां चलाने लगा। मैंने कहा, महरीन मेरी जान, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और इसी मोहब्बत ने तो मुझे तुमसे दूर रखा हुआ है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ उस लम्हे का जब तुम्हारे पास आने का वक्त होगा और मैं अपनी मोहब्बतें तुम पर लुटा सकूंगा। वो मेरी आंखों में देखने लगी, उसे शायद हैरत हुई थी। कहने लगी, तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, नफरत नहीं करते। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गई हो, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा। कहने लगी, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगी अपने करीब आने के लिए। मैंने कहा, अब तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो चुका है। ये कहते साथ ही मैंने उसके माथे पर बोसा लिया और उसने एकदम मेरे सीने में सर छुपा लिया। मैं जानता था कि मैं भी एक मर्द हूँ और वो एक खूबसूरत लड़की है, हमारे दरमियान ताल्लुक भी सरासर जायज है, इसलिए उसके साथ थोड़ी सी मोहब्बत जताने में कोई हर्ज तो नहीं है, जबकि वो खुद अपना आप मुझे सौंप रही है।